महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाचल राहुल जी, और आज की गूगल मीट में उपस्थित सभी भिक्षुओं को सादर वंदामी। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमः बुद्धाय। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और आधुनिक भारत में देखें तो हम बहुत सहजता के साथ ये कहा जा सकता है कि जिस दिन पे घटित एक ऐतिहासिक घटना ने पूरे देश के नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव सुनिश्चित किए, जिस दिन ने पूरे देश के नागरिकों की उन्नति के द्वार खोल दिए, उनके जीवन को नई दिशा देने का काम किया, वो दिन निश्चित रूप से बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार कर उसे स्वीकृत किया, उसे स्वीकार किया। तो इसी दिन को पूरा देश जो है संविधान दिवस के रूप में मना रहा है। तो सबसे पहले तो मैं धम्मभूमि की तरफ से आप सभी प्रबुद्ध साथियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से हम संविधान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान हम सब के जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कुछ अधिकार हमें मिल पाए, निश्चित रूप से उन सारे के सारे अधिकारों के पीछे संविधान की सक्रिय उपस्थिति रही है। एक दिन पहले पंजाब से आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी ने संविधान दिवस में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, उसे कैसे सार्थक कर सकते हैं हम, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। रात श्रद्धेय भंते जी ने कि संविधान किस तरह से श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में सहायक हो सकता है, इस विषय पर चर्चा आप सबसे साझा की, और चर्चा की उसी श्रृंखला का विस्तार करते हुए आज फिर हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि संविधान कागजों में नहीं, हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो थोड़ा सी पृष्ठभूमि भी साफ साफ नजर आती है कि हजारों साल का भारतीय इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो देश में संविधान कभी रहा ही नहीं। क्योंकि संविधान शब्द की जब आप ठीक ठीक से व्याख्या करने बैठेंगे, और जो लोग थोड़ा बहुत हिंदी के प्रत्यय और उपसर्गों को समझते हैं, तो समझ में आता है कि सम नाम का जो उपसर्ग है उसके साथ विधान जो मूल धातु या मूल शब्द है, इन दोनों को जोड़ देने से संविधान शब्द बना है। तो हजारों सालों तक देश में विधान तो रहा है, कानून तो रहा है, लेकिन संविधान नहीं रहा। संविधान का मतलब संविधान, जो सबके लिए बराबरी की बात करता हो, सबके लिए समान कानून जिसमें हो, वो उसे संविधान कहा जाता है। तो विधान किस तरह के रहे हैं भूतकाल में, प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में भी, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम बहुत सहज सी होकर यदि हम बात करें तो समझ में आता है कि जिस जातीय भेदभाव की भावना को, जिस वर्गीय भेदभाव की भावना को समाज में स्थापित किया गया और वही समाज का विधान बन गई, कानून बन गई, लेकिन संविधान ने इसके बिल्कुल उलट ये घोषणा की, ये व्यवस्था दी कि जाति, धर्म, लिंग अथवा वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो देश का हजारों सालों का विधान जो व्यवस्था दे रहा था, उसको प्रतिस्थापित करते हुए संविधान ने एक नई व्यवस्था दी। क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं, चाहे वो धर्म की बात करें, संविधान की बात करें, किसी भी व्यवस्था की बात करें, जब हम उसे अपने आचरण में उतारने की, अपने व्यवहार में उतारने की बात करेंगे, तो प्राथमिक रूप से 2 काम करने पड़ेंगे। एक, उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या, उसका महत्व क्या है, और दूसरा कि वो सच में है क्या। इन दोनों बातों को जानने के बाद ही हम ठीक ढंग से उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतार पाते हैं, अपने जीवन शैली का हिस्सा बना पाते हैं। तो विधान जो सदियों से कहता रहा कि समाज वर्णों में बंटा हुआ है, ये वर्ण ऊंचा है, ये वर्ण नीचा है, ये जाति सामाजिक स्तर में ऊंची है, ये जाति सामाजिक स्तर में नीची है, संविधान ने कहा
कि जाति, धर्म, लिंग या वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देश का हजारों सालों का विधान ये था कि किसी तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति यदि कोई अपराध भी कर दे तो कुछ गायों का दान करके उस अपराध से मुक्त हो सकता है। लेकिन संविधान ने कानून के समक्ष सबको बराबर माना, एक जैसे अपराध के लिए एक जैसी सजा का प्रावधान किया और सबको समान अवसर प्रदान किए। कि किसी तरह से हो सकता है प्राचीन या मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा रहा हो कि किसी स्थापित या प्रभावशाली व्यक्ति या फिर राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को ही आगे बढ़ने, रोजगार प्राप्त करने, सेना में उच्च पदों पर पदस्थ होने के अवसर मिले हो। लेकिन संविधान ने फिर लोक नियोजन के विषय में सबको अवसरों की समता प्रदान की, समानता प्रदान की। हो सकता है सदियों तक देश का विधान ये कहता रहा हो कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी एक जरूरी हिस्सा है समाज का, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को पूरी तरह से उन्मूलन करने का काम किया। ठीक इसी तरह से सदियों से एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के लोग अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां देकर सम्मानित करते रहे, लेकिन संविधान जैसे ही लागू हुआ, सारी की सारी उपाधियों का अंत करते हुए और सबको फिर समान भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार किया गया। दंड देने का विधान जहां तक था, वहां भी ऐसा रहा होगा कि किसी नीचे समझे जाने वाले व्यक्ति को बिना किसी अपराध के ही किसी गढ़ की, किसी महल की, किसी दुर्ग की नींव में जीवित ही चिना दिया गया हो, चुन दिया गया हो। ऐसा भी रहा होगा कि किसी छोटे से अपराध की सजा मृत्यु दंड के रूप में दे दी गई हो। और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि किसी व्यक्ति को बहुत अपराध न करने के बावजूद भी हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया गया हो। लेकिन संविधान ने यहाँ पर भी, वो किसी को अरेस्ट करने की बात हो, किसी को सजा देने की बात हो, किसी को मृत्यु दंड देने की बात हो, इन तमाम विषयों से बहुत गहनता से विचार करते हुए सबको बराबरी में एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। हो सकता है सदियों तक ये व्यवस्था रही हो कि एक वर्ग विशेष के लोग ही किसी धर्म की उपासना करेंगे, किसी धर्म को मानेंगे, और एक वर्ग विशेष के लोग ही किन्हीं धार्मिक परंपराओं का पालन करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। और कुछ ग्रंथों में यहां तक लिख दिया गया कि यदि शूद्र वर्ण के लोग इस मंत्र का उच्चारण कर ले तो जीभ काट दी जाए, सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। तो ये सारी की सारी अमानवीय प्रथाएं जिस विधान ने देश में स्थापित कर रखी थी, उसके उलट भारतीय संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, सबको अपनी भाषा का प्रचार करने की, उस भाषा को अपनाने की स्वतंत्रता दी, सबको यहाँ तक छूट दी कि हर एक समुदाय अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जिस रूप में वो जीवित रखना चाहे, जिस रूप में स्वीकार करना चाहे, जिस रूप में उसका प्रचार करना चाहे, कर सकेगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना के प्रावधान तक किए गए। तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरा विधान जो सदियों से चला रहा था, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद 2-2.5 साल का जो संविधान सभा का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल ने और संविधान निर्माताओं की स्वस्थ बहसों ने, उनकी चर्चाओं ने, उनके वाद विवादों ने अंततः 26 नवंबर 1949 को जिस अंतिम मसौदे को स्वीकृत किया, निश्चित रूप से वो लाखों लोगों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। और संविधान ने ही हम सबको शिक्षा के, स्वाभिमान के अनंत अवसर प्रदान किए। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और आज से लगभग 74-75 साल पहले जो बात इतनी प्रासंगिक लग रही थी, इतनी महत्वपूर्ण लग रही थी, आज भी लगता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे हुए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक असमानताएं वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और इसके निहितार्थ बड़े गहरे थे, इसका मंतव्य, इस बात का उद्देश्य बड़ा गहरा था। क्या
वो संविधान जो संविधान निर्माताओं ने आज से 74 साल पहले तैयार किया और पूरे देश को सौंपा, जिस संविधान ने पूरे देश के नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए। और हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में जहां जहां बदलाव हुए, जहां जहां परिवर्तन हुए, जहां जहां व्यवस्थाएं बदलने का काम हुआ, वहां सशस्त्र क्रांतियां हुई। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखेंगे 1789 में, तो वहां भी जार के शासन के खिलाफ, वो जो लुई वंश है उसके खिलाफ बहुत ही रक्तपात भरी क्रांति घटित होती है। और उसके बाद फ्रांस में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होती है। रूस में हम देखते हैं बोल्शेविक क्रांति होती है और वहां पर भी ठीक ऐसी ही रक्तपात से भरी क्रांति घटित होती है। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुछ लोग कागज पर हस्ताक्षर करते हैं और देश की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। और उसके बाद से आज तक देश एक इकाई के रूप में काम कर रहा है। देश के तमाम नागरिक एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को सम्मान अवसर प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इस संविधान की बात करते हैं, विशेष रूप से हमारे समाज की बात करते हैं, बहुत बार एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, यदि संविधान में आरक्षण नहीं होता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, तब भी क्या हम संविधान का इतना ही सम्मान कर रहे होते? तब भी क्या संविधान दिवस के दिन हम इतने ही उत्सुक होकर, इतने ही उत्साहित होकर रैलियों का, कार्यक्रमों का, सम्मेलनों का, समारोहों का आयोजन कर रहे होते? या फिर हमारा संविधान प्रेम सिर्फ और सिर्फ उस सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक सिमटा हुआ है? मैं नहीं जानता कि इस बात का ठीक ठीक उत्तर क्या है, लेकिन सामाजिक वातावरण को देखकर, लोगों के व्यवहार को देखकर ये बात ठीक ठीक से समझ में आती है कि संविधान अब भी हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से तो कोसों दूर है। हमने भले ही किताबों में, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों में या फिर अलग अलग माध्यमों से संविधान पर बात कर ली हो, उसको पढ़ लिया हो, लेकिन तब भी क्या संविधान हमारे जीवन का हिस्सा बन पाया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हर दिन टकराता है हर उस विवेकशील व्यक्ति से जो थोड़ा सा भी चिंतन मनन करता है। दो तीन बिंदुओं पर यदि हम बात करें, इस बात को मैं और स्पष्ट करूं कि किस तरह से संविधान हमारे आचरण का हिस्सा नहीं बन पाया है। राज सरदेव भंते जी ने भी इसी बात पे चर्चा की कि हम सब लोग संविधान में समानता तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने घरों में, अपने व्यवहार में, अपने परिवार में क्या हम उस संविधान को लागू करने के लिए तैयार हो पाए? एक बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 15, जो इस बात का प्रावधान करता है, सबको समान दृष्टि से देखने की बात करता है। वही बात जो हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने कही, ठीक वही बात संविधान भी करता है। तो जब हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्कूल या कॉलेज की परीक्षाओं में जब कभी जिक्र होता है, तो संभवतः एक भी लड़का या लड़की न लिखता होगा कि देश के नागरिकों में आपस में भेदभाव होना चाहिए, उन्हें ऊंचा नीचा समझा जाना चाहिए। लेकिन यही लड़के लड़कियां जब बड़े होते हैं, इनके घरों के बच्चे इस जातीय गौरव की भावना के साथ बढ़ रहे होते हैं कि हमारी जाति उससे ऊंची है, हम उससे ऊंचे हैं, हम उससे ऊंचे हैं। तो स्कूल और कॉलेज के औपचारिक शिक्षण ने, औपचारिक पाठ्यक्रम ने जब बार बार ये पढ़ाया, जब तक हम पढ़ते रहे कि देश के सारे नागरिक बराबर हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे घरों में ये अनौपचारिक स्कूल कौन चला रहा था? ये अनौपचारिक शिक्षक शिक्षिकाएं कौन थे जो बच्चों को ये बताने का काम कर रहे थे कि हम ऊंचे हैं या नीचे हैं? तो निश्चित रूप से संविधान ने जिस जातीय श्रेष्ठता के दंभ को तोड़ने का काम किया, हम लोग अपने घरों में उसे वैसा का वैसा ही स्थापित किए हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बहुत ही गर्व के साथ जातीय सम्मेलनों का आयोजन नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा नहीं होता
तो हम में से बहुत सारे बंधु जातीय संगठनों के पदाधिकारी बनकर नहीं बैठे होते। और अगर ऐसा नहीं होता तो सारी की सारी जातियां अपनी ही जाति की प्रतिभाओं को खोज खोज कर प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं कर रही होती। तो इन सारी चीजों के मूल में ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि जब हमें तथाकथित उच्च जातियों का मामला आता है, हम बहुत ही दृढ़ता के साथ ये कहते हैं, जातियां हमारे साथ भेदभाव क्यों करती है। लेकिन जब अपनी ही जातियों के बीच की बात आती है, तब निश्चित रूप से हमारा व्यवहार कुछ उल्टा। आप देखेंगे, जब भी आरक्षण को खत्म करने की बातें कही जाती है, हमारे सर्कल में हमारे आस पड़ोस के लोग करते हैं, हम बहुत ही आक्रोश भरे लहजे में प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि क्या जातियां खत्म हो गई, क्या स्वर्ण जाति के लोग निम्न जातीय लड़कियों से या लड़कों से विवाह करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन यही सवाल यदि हम अपने आप से पूछें कि हमारी ही जो जातियां हैं, क्या एक मेघवाल जाति में पैदा हुआ लड़का या लड़की किसी वाल्मीकि या सांसी समाज में पैदा हुई लड़के या लड़की से शादी करने को तैयार हैं? और कर भी ले तो क्या उसके परिवार के लोग पुत्र वधु और दामाद के रूप में उस लड़के और लड़की को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या एक बहुत नीची समझी जाने वाली जाति का लड़का या लड़की दूसरे नीची समझी जाने वाली जाति के लड़के या लड़की के साथ विवाह को प्राथमिकता देता है? तो जब हम अपने भीतर के जातीय भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए, इस जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाए, और मैं तो जहां पद स्थापित हूं या देखता हूं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही देखता हूं कि वो भी परस्पर एक दूसरे के साथ छुआछूत तक करती है। एक मेघवाल जाति का लड़का या लड़की परिवार का सदस्य एक भील के घर में खाना नहीं खा रहा है, एक भील एक सांसी के घर पे खाना नहीं खा रहा है, और एक सांसी अपने से नीची समझे जाने वाली जाति के घर पे खाना नहीं खा रहा है। तो ये जो भेदभाव हमारे खुद के भीतर पसरा हुआ है, क्या इसका समाधान सोचने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती? और जिस संविधान की बार बार हम दुहाई देते हैं, जिस संविधान का बार बार महिमा मंडन करते हैं, जिस संविधान को बार बार हम अपना बताते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का नाम लेते हैं, क्या वो हमारे आचरण का हिस्सा नहीं होना चाहिए? लेकिन स्थितियां उल्टी नजर आती हैं। ठीक ऐसे ही महिलाओं के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, तो संविधान ने भले ही बराबरी का दर्जा दिया हो महिला और पुरुष को, लेकिन न जाने ये पितर सत्तात्मक मानसिकता हम सब लोगों में कहां से आती है कि हम पहले दिन से ही लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। और मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक महिला कवित्री की अ, कविता है, और उस कविता का भाव ये है कि लड़कियों के पैदा होने की पहली खुशी हम उनसे तभी छीन लेते हैं जब हम लड़के के पैदा होने पर तो थाली बजाते हैं, और लड़कियां पैदा होने पर चुप हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो उस दशा से, उस स्थिति से जो भेदभाव शुरू होता है और वो आजीवन चलता रहे, तब क्या हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, उस संविधान का जिसने हमें बहुत सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए, व्यापार के अवसर दिए, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को बचाए रखने के अधिकार दिए? तो परिस्थितियां विपरीत नजर आती है। ठीक इसी तरह से देश के संविधान में लिखे हुए मूल कर्तव्य भले इस बात का कहते रहे, जिक्र करते रहे कि देश के सारे नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, लेकिन जब समाज के लोग ही तरह तरह के अंधविश्वासों में, पाखंडों में, अनुष्ठानों में उलझे हुए नजर आए, तब समझ में आता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता, वो तो दूर दूर तक नहीं है। और ये भी बड़ी भारी विडंबना है, स्कूल या कॉलेज की जीव विज्ञान की, विज्ञान की कोई भी किताब ही नहीं सिखाती कि मानव शरीर के अंगों में आत्मा का कहीं अस्तित्व होता है। उसकी संरचना ऐसी होती है, उसका साइज ऐसा होता है, उसका वेट इतना होता है। पैर की अंगुली से लेकर सिर के बालों तक हम मानव शरीर के हर एक अंग के बारे में पढ़ते हैं जीव विज्ञान की किताब में। कहीं भी जिक्र नहीं होता आत्मा का, बॉडी के किस पार्ट में इस आत्मा का अस्तित्व होता है। तो फिर कैसे जान जाते हैं देश के सारे लोग कि आत्मा का अस्तित्व होता है? क्योंकि घर पे जो शिक्षण का काम चल रहा है, और मुझे तो इस बात में भी बहुत भरोसा नहीं होता है, जब मैं स्कूल
और स्टूडेंट्स के बारे में ये बात सुनता हूँ कि बालक जो है वो कोरा कागज होता है और उस पे शिक्षक जो चाहे वो लिख सकता है। भारतीय बालक तो कोरे कागज नहीं होते हैं। वो जब भी स्कूल में आते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से भरी हुई होती है, और वो परिवार, जिस परिवार में वो बड़े होते हैं, जिस समुदाय में वो रहते हैं, वो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में सेट करके उन्हें स्कूल भेजता है। यहाँ तक कि हिदायतें रहती है, किन लोगों के साथ बैठकर खाना खाना है, किन लोगों के साथ बैठकर नहीं खाना है, किन लोगों से दोस्ती करनी है, किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। तो फिर हम कैसे मान लें इस बात को कि बालक का मन कोरा कागज था? उसे दूषित करने का काम तो परिवार में और समाज में पहले ही शुरू हो गया था, उस परिवेश ने पहले ही शुरू कर दिया था। तमाम तरह की बातें विज्ञान की किताब में पढ़ने के बाद भी विज्ञान का टीचर जो खुद पढ़ाता है कि जल चक्र होता है, समुद्रों में पड़ा हुआ पानी सूरज की रोशनी से वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादलों पे जम जाता है। इन बादलों का जब हवाओं से घर्षण होता है तो यही पानी बरसात बन के वापिस नीचे आता है, फिर यही पानी ऊपर जाता है, यही नीचे आता है। इसको जल चक्र कहते हैं। और बरसात होने की साइंटिफिक प्रोसेस भी यही है। सारे के सारे विज्ञान के टीचर जो इस बात को स्कूल में पढ़ाते हैं, वही जब अपने गांव में बरसात नहीं होती तो किसी देवता के लिए हवन और यज्ञ करने लगते हैं कि देवता रुष्ट हो गए हैं, क्या पता बारिश अच्छी हो जाए, हम हवन करते हैं। तो विज्ञान पढ़ाने वालों में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, इलाज करने वालों में जब खुद मेडिकल साइंस पे भरोसा न होकर और वो भी किसी तथाकथित पाषाण प्रतिमाओं का नाम अपने मन में जपने लगे, वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले लोग जब तरह तरह के नवाचार करने से पहले फिर किसी धार्मिक कर्मकांड में उलझते हुए नजर आए, तब कैसे भरोसा किया जाए इस बात पे कि संविधान जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा था वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, हमारे स्वभाव का हिस्सा हो गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संविधान भले ही बात करता रहा हो कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ही जब धर्म देखकर किसी के घर पर बुलडोजर चलाने लगे, सत्ता में बैठे लोग ही जब जाति देखकर एनकाउंटर करने लगे, और सत्ता में बैठे लोग ही जब वर्ग देखकर न्याय सुनाने लगे, निर्णय पढ़ने लगे अदालतों में, तो फिर कैसे ये स्वीकार किया जाए कि संविधान हमारे व्यवहार का हिस्सा हो गया है? ऐसा लगता है कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसका विपरीत होता जा रहा है। तो जब तक संविधान कागजों में रहेगा, उसका अस्तित्व एक डॉक्यूमेंट के रूप में बना रहेगा और हम लोग उसे अपने आचरण का, अपने व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि हम सब लोग संविधान में बताए गए मूल्यों के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। और विशेष रूप से वो लोग, मैं इन सारी चीजों को समेटते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आ रहा हूं। एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिन जातियों का, जिन वर्गों का संविधान की वजह से वर्चस्व समाप्त हुआ, वो वर्ग तो संविधान को खत्म करने के काम में लग गए, लेकिन जिन लोगों को संविधान की वजह से सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला, शिक्षा और रोजगार के अवसर जिनके लिए खोल दिए संविधान ने, वो अब तक संविधान को ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं पाए। अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो ठीक से समझा नहीं, समझ भी लिया तो दूसरों को समझाया भी नहीं, और कुछ लोग दूसरों को समझाने के लिए निकल भी पड़े तो खुद के आचरण में उसे उतारा नहीं। तो कैसे माना जाए इस बात को कि संविधान जीवित रहेगा, संविधान का अस्तित्व बना रहेगा? इसके उल्टे कुछ औपचारिकताएं दिखाई देती है। संविधान की किताबों को गिफ्ट में देने का बड़ा प्रचलन है इन दिनों में। कई बार तो संदेह होता है मन में कि जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है संविधान की किताब का, अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए, और जो ले रहा है, क्या वो दोनों इस बात को जानते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किस भाग में क्या प्रावधान है, हमारे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है? कितने ही लोग हैं जिनके बारे में अखबार में बड़ी मोटी मोटी खबरें छपती है हेडलाइंस के साथ कि संविधान को साक्षी मानकर इन्होंने विवाह किया, लेकिन संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने वाले दंपति ही यदि कुछ समय बाद आपस में झगड़ा करने लगे
वो पुरुष जिसने संविधान को साक्षी मानकर किसी लड़की के साथ विवाह किया था, वही अपनी जीवन संगिनी का अपमान करने लगे, उस पर अपनी बातें थोपने लगे, तब क्या संविधान जीवित रहा उनके व्यवहार में? हम सब लोग संविधान बचाओ रैलियां कर रहे हैं, हम सब लोग संविधान के सम्मान में ये मैदान में वो मैदान में कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब के आचरण में, हम सब की मानसिक स्वीकार्यता में ये भाव निहित है कि हम संविधान का खुद पालन कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकल के आती है जो निराश करती है। और ये भी समझ में आता है कि जब जब हम इन सारी चीजों को विरोधाभासी तरीके से पेश करते रहेंगे, जब तक हम खुद उदाहरण पेश नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें ऐसी ही चलती रहेगी। तो जैसे धम्म की हम बात करते हैं कि जब तक धम्म को समझेंगे नहीं, उसकी उसे आचरण में उतार पाना संभव नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जब तक हम संविधान को नहीं समझेंगे, उसके अनुसार आचरण करना भी संभव नहीं हो पाएगा। और हम लोगों के लिए संविधान को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जब हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हस्तक्षेप से, उनकी विद्वता से, उनकी कठिन मेहनत से तैयार हुआ है, और उसमें जगह जगह धम्म की छाप है, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं उसमें समाहित है इनडायरेक्टली, तब आप धम्म और संविधान को यदि एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में देखना शुरू करें, तो धम्म की बातें जितनी प्रासंगिक है, जितनी महत्वपूर्ण है, जितनी उपयोगी है, उतना ही उपयोगी संविधान भी हो जाता है। बल्कि आधुनिक संदर्भों में तो वो और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो क्या हम संविधान को समझने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? कितने ही लोग हैं जो आए दिन तरह तरह के धर्म ग्रंथों पर बात कर रहे होते हैं। कितने ही लोग हैं जो दूसरे धर्मों के ग्रंथों पर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन जिस ग्रंथ ने अनंत लोगों के कल्याण के मार्ग खोल दिए, जिस ग्रंथ ने हम सब के जीवन में रोशनी पैदा कर दी, जिस ग्रंथ ने हम सबको मानवीय मूल्यों के और नजदीक खड़ा किया, उस ग्रंथ को हम खोल कर देखे ही नहीं, उस ग्रंथ को हम खोल कर पढ़े ही नहीं, पढ़े तो समझे नहीं, और समझे तो आचरण में नहीं उतारे, तो फिर कैसे काम चले? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि हम सब लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कठिन मेहनत से संविधान पर चर्चाएं करते हैं आए दिन, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम संविधान को ठीक ढंग से पढ़ने और समझने का काम भी करें, और अगर खुद को समझ में आ गया हो तो दूसरों को समझाने का काम भी करें। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, खराब चीज ये है कि संविधान ने जिन वर्गों के वर्चस्व को चुनौती दी, जिन वर्गों के वर्चस्व को समाप्त करने का काम किया, जिन मिथ्या धारणाओं को तोड़ने का काम किया, और उन धारणाओं के उस विधान के टूटने से जिन लोगों को नुकसान होता हुआ प्रतीत हुआ, जिन लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा आसमान से जमीन पर आ पड़ी, वो सारे लोग तो संविधान को बदलने जलाने की बातें करते हैं आए दिन। लेकिन जिन लोगों को संविधान का लाभ मिला, जिन लोगों को संविधान की वजह से अनंत अवसर मिले, वो लोग अब तक ठीक से ये भी नहीं जान पाए कि संविधान है क्या। तो प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ हम सब लोग संविधान को पढ़ना, समझना शुरू करें। उपहार स्वरूप संविधान की प्रतियां भेंट करना अच्छी परंपरा है, वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन एक परंपरा ये भी बन जाए कि हम संविधान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं, अपने पड़ोसियों को समझा रहे हैं, और हर उस व्यक्ति को समझाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो प्रगतिशील मानसिकता का है, जो संविधान के मूल्यों में भरोसा करता है, जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय में भरोसा करता है, जो भाईचारे में भरोसा करता है। और यदि हम ये कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से फिर संवैधानिक मूल्यों के निकट खड़े होंगे हम सब लोग। संविधान हमारे व्यवहार से भी झलकने लगेगा। और कितना ही अच्छा संविधान क्यों न बना लिया जाए, कितना ही अच्छा कानून व्यवस्था स्थापित कर ली जाए, जब तक हम सब लोग उसे अपने व्यवहार में उतार कर उसके अनुसार आचरण करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है, तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इस बात के ढेरों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। नियम, कानून, विधान, संविधान कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो,
यदि लोगों के आचरण का हिस्सा नहीं बन पाए, लोगों के व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाए और लोग बहुत सहजता के साथ उसे अपने जीवन में नहीं डाल पाए, तब इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे तमाम प्रयास निष्फल सिर्फ साबित होते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह पाता। तो हम सब लोग भी जिनको सर्वाधिक लाभ मिला, जिनको सर्वाधिक अवसर मिले संविधान की वजह से, हमारी प्राथमिकता बनती है। दूसरे लोग इसका सम्मान करें कि न करें, दूसरे लोग इसे प्रमोट करें कि न करें, दूसरे लोग इसके प्रचार प्रसार के प्रयास करें कि न करें, लेकिन हम सब लोग तो प्राथमिकता के साथ इसके सम्मान में, इसे पढ़ने में, इसे समझने में और इसके प्रचार प्रसार दूसरों को समझाने में अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाएं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, पहला ही पहला मूल कर्तव्य है उस पंक्ति को पढ़कर, और बहुत शानदार ढंग से एक बात लिखी है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करें। तो पहली जो पंक्ति है कि संविधान का पालन करें, उस पालन करने का जो भाव है वो बस इतना सा है कि वो हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए, हमारे व्यवहार में झलकने लगे। हम सब समानता को एक आदत के रूप में स्वीकार कर लें, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए कि हम सभी लोगों को समान दृष्टि से देखेंगे, हमारी आदत का हिस्सा बन जाए, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए कि हमारे मन में भाईचारे की भावना हो, सबके प्रति न्याय की भावना हो, हम सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करने लग जाएं और जो जो मूल्य संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगुवाई में पूरे देश को सौंपे हैं, वो हम सब के लिए भी स्वीकार्य हो जाए, हम सब उनके अनुसार आचरण करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से फिर हमें कागजों में नहीं ढूंढना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, संविधान में क्या लिखा हुआ है हम उसके अनुसार आचरण करें, बल्कि हमारे आचरण को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि इनका संविधान इतना उन्नत होगा, इतना समृद्ध होगा और इतना नैतिकता भरा होगा कि इन लोगों का आचरण इतना श्रेष्ठ हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सरदेव बंते जी को सादर वंदामी, आप सभी को नमो बुद्धाय।